नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत साथ होती है। आज भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि हमारी रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी है हमारी रियासत के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी रियासत की डेवलपमेंट के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे हमारी रियासत का ग्राफ जो है वो ऊपर उठा है। जी कोहली साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। कोहली साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कहना तो अब पुराना हो गया कि आप लीडर कैसे बने या क्या हुआ, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आज लगभग 2 साल से ऊपर का समय हमारी सरकार को बनने को हो गया है, तो किस किस तरीके की डेवलपमेंट्स जो हैं वो पहले तो आपने अपने एरिया में की और उसके बाद पूरी रियासत में की, और कौन सी प्रोजेक्शंस हैं जिससे आप और आगे बढ़ना चाहते हैं? ये सही है। मैं बताऊं, हमारी खुशकिस्मती कि जम्मू कश्मीर में कोalition हुकूमत में है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक अंग है जी, और हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका मतलब है जब यहाँ की और दिल्ली की तालमेल एक हो तो डेवलपमेंट में पैसों के लिहाज से किसी न लिहाज से कोई दिक्कत हरगिज नहीं होती। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देख लिया, एक 80,000 का पैकेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री कश्मीर को मिला है। क्यों? इस लिहाज से एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जो सोच थी वो भी वही थी और हमारे सेंटर की जो सोच है वो भी यही है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। बिल्कुल। इस लिहाज से कि वो काम करने वाला है, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके जहन में एक बात है, हम सब इकट्ठे हों, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हम अपने मुल्क की जो है विकास करें। उसका मिशन ही जो है वो विकास का है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर सेक्टर में जो है मुख्तलिफ स्कीम है। जैसे अगर RNB की बात करें वहाँ हमारा CRF है, RMB की बात करें वहाँ PMGSY की बात चलती है। बिल्कुल। तो उसके अलावा इरा है, वहाँ भी स्कीमें हैं। हमारा डिपार्टमेंट है उसमें RKBY है और भी बड़ी सेंटर की बहुत सी स्कीमें स्कीम है। मतलब हर डिपार्टमेंट में सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो है वो है। और उसके लिए मैं सच कहता हूँ जितनी ग्रांट इस साल मिली है शायद आज तक मिली हो, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये भी महसूस किया है हमारे जो प्रोजेक्ट्स जहाँ से जाए हरगिज उनमें नो नहीं होती है बल्कि यस की बात होती है। सिंपली बात यह है कि वो एज पर नाम होना चाहिए। जैसा जी कोहली साहब, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, क्या वो प्रॉपर तरीके से इस समय इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, बदकिस्मत की बात है कि कश्मीर में आपने देखा 4 महीने तो बिल्कुल सब कुछ बंद पड़ा था। जी बिल्कुल। टूरिज्म सीजन जो लोगों के सबसे बेहतरी के लिए था, बिल्कुल टॉप पे था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो है, वो भी लोगों ने खराब कर दिया, वो भी अफेक्टेड हुआ। और जो भी कनेक्टेड उसके जो लोगों को मराहत मिलनी थी, आसाइशें मिलनी थी या रोटी रोज़ी का जो सिलसिला था वो उन्होंने बिल्कुल चौखट कर दिया। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसे होती? हमारे वहाँ फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे थे और ब्रिज बन रहे थे, बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ें बन रही थी, वो सब स्टैंड स्टिल है। बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट रियलिटी में ग्राउंड पे आ गए हैं। ग्राउंड पे आ गए हैं, बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल वो सामने है। अब उनको हमने पाया तकमील तक पहुँचाना था जो नहीं हो जो पाया, कि पिछले 4 महीनों से नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोहली साहब। इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी काफ़ी हेक्टिक सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ भी डेवलपमेंट का क्या इस समय बोलबाला है या प्रैक्टिकली चल रहा है काम? देखिए, मैं बताऊं कि कालाकोट जब प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्शन कैंपेन के लिए राजौरी गए थे, जी बिल्कुल, तो उन्होंने कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो थे बैठाए थे, तो मैं बायां तरफ बैठा था। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को तब कहा था, मैंने कहा सर, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। जी बिल्कुल। और जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो नर्क है। और जब तकरीर की उन्होंने 2-3 दफ़ा कोहली भाई ने ये कहा और उसके बाद जब मैं मिनिस्टर बना, अंदाज़ा लगाइए उसकी सोच का, उसकी यादाश्त का। तो जब मैंने हाथ मिलाया, मुफ्ती सही साहब खड़े थे, कहते हैं देखिए अब आप मिनिस्टर बन गए, MLA बन गए, अब आपने नर्सेस हो। मैंने कहा सर मुझे क्या फिक्र है, आपकी आशीर्वाद है, मुझे क्या फिक्र है। कहने का ये मतलब है, पहली दफ़ा CRF की स्कीमें जो है हमारी वहाँ है।
पहली दफ़ा 70 करोड़ का काला करोड़ का PMGSY की स्कीमें हैं, इम्प्लीमेंट हुई हैं। इम्प्लीमेंट हुई उन पे काम हो रहा है। ये रोड्स की बात करूँ, वाटर सप्लाई स्कीम में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल स्टेट सेक्टर से हमें पैसा मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस सेक्टर मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इस हद तक डेवलपमेंट हुई है। और नरेगा का पैसा बदकिस्मती है, मेरे कालाकोट में कभी लोगों को नहीं मिलता था, मखसूस लोग होते थे उनकी जेब में जाता आपके था। टेन्योर में वो चलना हर गरीब आदमी को मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी कोहली साहब, जैसा कि देखा जाए तो ये तो रही आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। आपके डिपार्टमेंट ने ओवरऑल हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में किस तरीके की डेवलपमेंट की है? क्योंकि एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री का और फिशरीज़ का। फिशरीज़ भी एक बड़ा अपने आप में ही देखा जाए तो एक एडवेंचरस और बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है जिसको आपने काफ़ी हद तक बूस्ट किया है। तो किस तरीके से और उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छा कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं ये बताऊं आपको कि डिपार्टमेंट को सुधारने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा। बदकिस्मती है ये कि यहाँ आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री का महकमा हो या शीप का हो, डायरेक्टर है वो इंचार्ज है, जॉइंट डायरेक्टर इंचार्ज, डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज, इन्हें कोई सीनियरिटी लिस्ट तक ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए थे। हालांकि ये वो डिपार्टमेंट है, हमारे देहाती लोग रूरल एरिया में 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो उस पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। तो खैर मैंने आते हुए दो बातें सोची हैं इसमें। एक तो ये है कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम डेयरी फार्म बनाएंगे और चीज़ें बनाएंगे, लेकिन हमारा मिशन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कैसे दूर किया जाए और जो हमारा यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट वो कैसे इसकी तरफ राग़िब हो। जी मैंने वो देखा है कि मैंने महसूस किया, इक्का दुक्का केस हो सकते हैं, लेकिन डेयरी के लिए लोग इतने तैयार नहीं हैं। फिर मैंने शीप की तरफ देखा तो शीप में ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आएंगे, इसमें भी वही हाल लिखा है। लेकिन कहते मैं इस बात पे पहुंचा हूँ कि अगर हमने अपने यूथ को नौकरी देनी है, रोज़गार देनी है, तो उसके लिए मेरे पास पोल्ट्री फार्म है नंबर 1। उसके बाद फिश फार्म, जैसे आपने बात की, इनमें बड़ा अच्छा स्कोप है। एक तो इनमें यह है मेहनत कम करनी पड़ती है और उसका रिटर्न महीने के बाद जो है बड़ा अच्छा है और रिटर्न ज़्यादा है और इसकी रिक्वायरमेंट भी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी रियासत में इंपोर्ट 60 से 70 करोड़ अंडा एनुअली आता है। इसका मतलब है कितनी रिक्वायरमेंट है जी। फिश भी 20-25% जो है वो इंपोर्ट होती है, बल्कि वन डे चिक्स भी जो है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी 6 से 7 करोड़ जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और जानवर जो है वो 12 से 14 लाख जो है शीप हम इंपोर्ट करते हैं। मैं कल परसों राजस्थान में गया था, मैं हैरानी हुई। डिज़र्ट इलाका है लेकिन वो इलाका बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट की बात ही नहीं है। आपके स्टेट में जो 12-14 लाख भेड़ बकरियां आती हैं वो राजस्थान से आती हैं। तो उस जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है वो सिस्टम अलग है। मैं इसमें यहाँ क्या तफसील बताऊँ, मैं वो चाहूँगा कि वो सिस्टम को भी, मतलब जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी अपनी पैदावार हो, अपना ही सिस्टम ऐसा हो। बिल्कुल, वो उसमें दो बातें हैं। एक तो यहाँ भी एक माफिया है, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि हमारे पास हैचरी जो है जब तक हम अपना अंडा नहीं पैदा करेंगे, जी बिल्कुल, वहाँ से वन डे चिक्स जो है वो नहीं निकलेंगे जब तक मैं आपको बता दूं आपकी तरह के लिए, हर कंचोसी में मैंने एक पोल्ट्री विलेज रखा है। हर पोल्ट्री विलेज, ताकि पहले हम पोल्ट्री का देते थे, एक गांव में 2-3 आदमी ले गए, वो किसी खाते में नहीं आता था। अब मैं पूरे गांव का गांव जो है रिक्वायरमेंट भी है तो लोगों में एक बड़ा ज़बरदस्त असर जाएगा और उससे मैं चाहता हूं कि हमारा पोल्ट्री का जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ प्रोजेक्ट्स भेजे हैं ताकि हमें हैचरी जो है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होता है, करोड़ों रुपए की उसकी कास्ट होती है, हमारे पास जगह बड़ी है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी इम्प्लीमेंट हो ताकि स्लोली ग्रेजुअली जो है हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है काफ़ी हद तक हम पूरा करने में कामयाब होंगे। जो हमारी एक सिलसिलेवार जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, मुझे लगता है हमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जी कोहली साहब, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात आपने छोटे शब्दों में कही कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ जाके वो चाहे वो वन डे चिक्स की बात हो, अंडों की बात हो, एग्स की बात हो, लेकिन
अहम चीज़ ये है कि हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट उससे मिलेगी। ये एक हमारी रियासत में नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने यूथ के लिए इतना पॉजिटिव अप्रोच रख के सोचा है, तो कोहली साहब, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर नहीं, आप पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा आपके पास पोर्टफोलियो है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हमारा जो यूथ है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, नशे को अपना रहा है और हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल हमारा जो है वो ख़राब हो रहा है। तो किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि हम इसको करें, तो और भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यूथ को हम बचाएं। सबसे पहले देखिए, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, वी आर नॉट अथीस्ट। हम एक मजहब पे यकीन करते हैं जी। एक तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को जो अपनी तालीम है मजहबी तौर पे, शुरू से बच्चों को उस तरफ ध्यान रखाएं, क्योंकि उस तालीम में ये एक बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो आदमी जो है गलत बात मुझे बात रहेगा, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का, किसी हो। नंबर एक। नंबर दो ये बात है कि आपका बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है, हम माँ बाप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते। आपके पास घर में आएगा, वो मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठेगा, और जो 10, 15, 16 घंटे हैं वो उसके दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, चाहे वो टीवी की शक्ल में हो, चाहे सिनेमा की शक्ल में हो, चाहे लोफर पार्टियों की शक्ल में हो। हमें उसमें हर लिहाज से कंट्रोल करना पड़ेगा, जो मुश्किल नहीं है। अगर हमारा जहन ये बन जाए कि हमारा बच्चा स्कूल गया है फ़ौरन वापस आए, उस पर आप कंट्रोल करें, ये एक तरीका है। वरना सोसाइटी जो है वो इस हद तक बिगड़ गई है कि नया बच्चा इनोसेंट भी होगा, वो भी उस लाइन में जाएगा अगर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि माँ बाप का एक अहम योगदान है बच्चे को ठीक रखने में। बिल्कुल सही बात। जी कोहली साहब, बिल्कुल सही कहा। कोहली साहब, आपसे बातें तो बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा। खैर फिलहाल कुछ दिनों से शांति चल रही है, लेकिन पीछे हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, आईबी पे या एलओसी पे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को सुविधाएं गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और क्या आगे कभी ऐसा होता है तो कैसे करेगी ताकि उनके जान माल का नुकसान ना हो? देखिए, जान माल का नुकसान ना होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे और पड़ोसी मुल्क के तलका ठीक हो जी। और उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, ग्रेट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, वो जाता है डायरेक्ट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई फंक्शन था जी, हाँ, बिल्कुल क्यों जाता है? ताकि हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। बदकिस्मती है, उन्होंने किस बात का जवाब दिया, कैसा जवाब दिया, उस पर बड़ी बातें हुई हैं, हो गया। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं। क्यों जाते हैं? इस लिहाज से कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई इख्तलाफ की बात है हम बैठ के हल कर सकते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन उसका भी उन्होंने किस ढंग से रिएक्ट किया, प्रोटोकॉल, बिल्कुल। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारा मुल्क जो पड़ोसी है वो ये नहीं समझता है कि इतना बड़ा मुल्क जो है, ये इसका मतलब ये नहीं है कमज़ोर नहीं है, या उधर से अगर वो फायरिंग करते हैं तो बड़ी बर्दाश्त से हमारा मुल्क जो है जवाब देता है। बल्कि यहाँ तक है कि हमारे होम मिनिस्टर ने कैटेगरिकली इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव फायरिंग का नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल नुकसान ना हो। अब अगर वहाँ से जवाब फायरिंग आती है तो हमें जवाब तो देना है, रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे इफेक्टेड लोग जो हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़े इंतजाम किए हैं। पहले ये 2-3 किलोमीटर तक जो एरिया होता था वो हम उसको वहाँ से खाली करवाते थे। जो पहले कभी कभार जब होता था तो उनके लिए स्कूल्स हों, IIT इंस्टीट्यूशन हों या कुछ हों, उनमें वो लोग आ जाया करते थे। लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने बड़े मार्टर जो साइज़ के हैं वो उन्होंने फेंके हैं, बल्कि उनकी रेंज जो है 4 किलोमीटर तक भी आई है जी। तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है, माल मवेशी लोगों के मरे हैं, और वो लोग जो वहाँ से चल के आए उनके घरों का नुकसान हुआ है। जो नवाडिक लोग थे उनके कुल्ले जले हैं, भैंसें उनकी मरी हैं। ओवरऑल सब एरिया में। कोहली साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बताऊं,
हालांकि आपका जो एरिया है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इतनी इफेक्टेड नहीं हुई है, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा एरिया आपके बॉर्डर में आता है, बॉर्डर एरिया आता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन अहम चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कई ऐसी डेपुटेशंस आई लोगों की, क्योंकि उनका मानना ये है कि वाहिद जम्मू कश्मीर में एक जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब हैं, जिन्होंने ना कि मोदी वेव के कारण वोट लिया, बल्कि अपनी फुटिंग के कारण, अपने रिलेशंस, अपने काम के कारण वोट लिया। और इसलिए उन लोगों को, उन डेपुटेशंस को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। वो आपसे ये सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। देखिए, बेशक मेरा अपना असर हो, और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, जिसका मुझे फ़ख्र है, उसी पार्टी से मैं जीता जी। अब पार्टी ने मेरी जो जिम्मेदारी लगा दी, उसके लिए मैं सुबह और शाम काम करता हूँ। मिनिस्ट्री का अहदा दिया, मैंने कबूल किया, जो भी पार्टी अहदा देगी उसके लिए। और उसके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि जब मिनिस्टर बनता है वो पूरी स्टेट का बन जाता है। जी बिल्कुल। तो हमें जितने भी अपने लोग हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो मेरे परव्यू में आते हैं, जो मेरी लिमिट में आते हैं, जो लिमिट में नहीं आते हैं, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कह के जो है हुआ है, ये बातें हमने की हैं। हमने देखा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में नहीं था, हमने उनसे कहा, हमने उस पर अमल किया, ताकि इन लोगों को जो भी सहूलियात जो हैं, जो बेचारे वहाँ से अपना घर बार छोड़ा, जिनका नुकसान हुआ, उनको जो सहूलत मिले, हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए काफ़ी हद तक इंतजाम जो हैं वो किए हैं। हाँ, जो मर जाता है उसका तो कोई इलाज नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोहली साहब। कोहली साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए हम आपसे विदाई लेंगे। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने जो आपने जज्बात असरार थे वो आपकी वजह से लोगों के साथ शेयर किए। जी धन्यवाद। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि जम्मू कश्मीर रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और हमने इनसे जो पूछा, इनका विजन बहुत क्लियर और बड़ा पॉजिटिव था। सबसे पहले इन्होंने यूथ के एम्प्लॉयमेंट की बात करी, जो कि अमूमन लीडर नहीं करते और अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन इन्होंने, जब हमारा यूथ आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रियासत आगे बढ़ेगी। दूसरा, इन्होंने बड़ा अहम चीज़ कही कि जो लीडर है, जो मिनिस्टर है, वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का या एक जगह का नहीं, वो पूरी रियासत का है। चाहे उसके पास वो डिपार्टमेंट है या नहीं है, लेकिन जो उसके दरवाजे पे आता है उसको उसकी परेशानियों को हल करना है, चाहे किसी भी तौर पे हो। उसको उनकी जो जेन्युइन परेशानियां हैं उसको हल करना है। यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।